हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 23 जून और 23 जून साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में शिष्टाचार भेंट करने वाले श्री मनोज कुमार किस आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। वैसे मैंने आपको एक रिसेंट करंट अफेयर सेशन के अंदर सारे जो रिसेंट नए नए बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं वो करवाए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख के अच्छे से नोट्स बना जरूर लेना आप लोग, ठीक है। सीईटी मेंस के एस्पिरेंट है तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और के साथ साथ अगर आप लोग हरियाणा डी ग्रुप के एस्पिरेंट हैं तो आप लोग संकल्प नाम का बैच है, इस बैच में आप एक्सेस कर सकते हैं। सीईटी की अभी रिसेंटली एक जेल वार्डर से संबंधित सीईटी मेंस के मतलब जिनका सीईटी पास है उनके लिए जेल वार्डर की पोस्ट है वो रिलीज़ की गई है। ऐसे अब धीरे धीरे बहुत सारी पोस्ट आती रहेगी, गफलत मत करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए। अभी आपको आने वाले दिनों में कई सारी सीईटी के ऊपर बेस्ड जो है ना वो पोस्ट देखने को मिलेगी जिनका सीईटी प्री पास है उनके लिए। हरियाणा कैबिनेट की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है हाल ही में और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक रहेगा। अब देखो ऐसा है कि मंत्रिमंडल ने नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर ना यह बैठक तकरीबन 2 घंटे चली थी, 15 एजेंडे रखे गए थे जिसमें 14 को तो मंजूरी दे दी गई है। इसमें सबसे पहले तो है न्यू मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी और टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी। ये नई नीति हाईकोर्ट के निर्देशों और समय समय पर आने वाली टिप्पणियों के आधार पर तैयार की गई है। इसमें स्कोरिंग सिस्टम, एक तो कर्मचारियों की रैंकिंग अब 120 अंकों के कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क के आधार पर तय की जाएगी। और वेटेज इसमें एज का होगा 25% का, कैडर का अनुभव होगा 25% का और बाकी 50% का वेटेज इसमें लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को संतुलित अवसर दिया जाएगा। अगर पति पत्नी का मामला है तो साथ का काम करने या ट्रांसफ़र के मामले में मेरिट अंक 5 से बढ़ा के 10 कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर वो है स्पेशल वेटेज है किन के लिए सर, जो जैसे दिव्यांग शिक्षक है, 70% या इससे अधिक के दिव्यांगता वाले टीचर्स को संरक्षित श्रेणी के अंदर हरियाणा में रखा है। रिटायरमेंट में छूट मिली है। पहले जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 12 महीने बचते थे उन्हें ट्रांसफ़र से छूट मिलती थी, अब इस अवधि को बढ़ा के 18 महीने का टाइम दे दिया गया है। सिंगल पेरेंट जो भी हैं मतलब अकेले बच्चों की जिम्मेदारी संभालने वाले टीचर्स हैं उनको 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। शर्त है कि पुरुष शिक्षकों को नाबालिग बच्चे या अविवाहित बेटियों के आधार पे कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ 10-10 नंबर का लाभ जैसे महिला टीचर है, लेडी टीचर है, विधवा है, तलाकशुदा है या न्यायिक रूप से अलग रह रही महिला है, सिंगल पेरेंट है, गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक है, दिव्यांग शिक्षक है, इन सबको जो है ना 10-10 मार्क्स दिए जाएंगे। दयालु योजना में संशोधन हुआ है। मृत्यु या दिव्यांगता पर क्लेम लेने की प्रक्रिया को थोड़ा इजी बना दिया। क्लेम की समय सीमा पहले क्लेम प्रस्तुत करने के का समय 3 महीने का था, अब इसे बढ़ा के 6 महीने कर दिया है। और इसके अलावा पूर्वव्यापी छूट भी है, जैसे पुराने दायर जो क्लेम है उनके लिए भी छूट की अवधि जो है या मृत्यु या दिव्यांगता की तिथि है इससे 3 महीने बढ़ा के 6 महीने कर दिया है। 6 से 7 महीने की देरी में मतलब हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्णय लेंगे। 7 से 9 महीने की अगर देरी हो जाती है तो उसके लिए वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निर्णय लेंगे। 12 महीने की देरी पे मामला सीधे वित्त मंत्री के पास में जाएगा अगर देरी के बाद में भी लाभ। दयालु योजना का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसमें अब थोड़ा बदलाव हुआ है तो आपको पता रहना चाहिए ये भी। एक है नया सफर योजना, ईवी सीएनजी वाहन पर टैक्स की छूट है, ये भी इसी मीटिंग में फैसला लिया गया। एनसीआर रीजन जितने भी है उसमें प्रदूषण को कम करने के लिए BS4 या इससे पुराने ट्रक और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में भारी छूट मिलेगी। 100% टैक्स का छूट मिलेगा। अगर नया BS6 या कड़े मानक वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी है या सीएनजी ट्रक या बस खरीदते हैं तो मोटर वाहन कर पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा, साथ ही के साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ होगी। 50% टैक्स का छूट मिलेगा। अगर कोई सेकंड हैंड ईवी या सीएनजी ट्रक बस खरीदता है तो उस पर भी 50% की छूट मिलेगी। यह टैक्स छूट 10 साल की अवधि के लिए मान्य होगी।
इसके अलावा जमीन और निर्माण संबंधी भी कुछ फैसले लिए गए हैं। जैसे डेवलपमेंट चार्ज है, जिन मालिकों ने 1996 की अधिसूचना तिथि तक भवन बना लिए थे लेकिन डेवलपमेंट चार्ज नहीं दिया था, उन्हें अब उस समय लागू पुरानी दरों के हिसाब से ही चार्ज देना होगा। जो लोग पहले ही भुगतान कर चुके हैं उन्हें छूट के लिए पोर्टल पर भुगतान का प्रमाण अपलोड करना पड़ेगा। शामलात भूमि की नीति आई है 2026 की। शामलात जमीन के मामलों में स्वीकृति देने के अधिकार जो है वो डायरेक्टर से हटा के डीसी को दे दिए गए हैं ताकि लोगों को तुरंत राहत मिल सके। जहाँ पे गांव की शामलात जमीन तो खैर आप जानते ही होंगे। जगाधरी यमुनानगर में नियमितीकरण के लिए 1996 में नियमित हुए भवनों के समाधान के लिए यमुनानगर जो नगर निगम है उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और नगर निगम आयुक्त उसकी अध्यक्षता करने वाले होंगे। यह समिति उन कॉलोनियों की पहचान करेगी जहां 26 सितंबर 2013 से पहले भवनों का नियमितीकरण हुआ था। इसके अलावा हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम भी आए हैं। नर्सरी के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक तय है। अब बेची जाने वाली पौधे जो है या पौध है वो बेसिकली क्यूआर कोड पे आधारित होगी और उनको ट्रेस वगैरह भी किया जा सकेगा। स्लॉटर हाउस और मीट शॉप लाइसेंस, हरियाणा के अंदर बूचड़ खाने और मीट की दुकानों को नगर पालिका या नगर निगम के अलग से व्यापार लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। दोहरी लाइसेंस व्यवस्था अब खत्म कर दिया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्य जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उनकी संख्या बढ़ा के 5 से 7 कर दी। डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकेगा इस पे। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 है, इसे अपनाने की मंजूरी मिली है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। इसके अलावा मेरी विकसित विधानसभा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत साल 2047 के विजन को धरातल पे उतारने के लिए विकसित हरियाणा 2047 की शुरुआत हुई है। इसका थीम रखा है मेरी विकसित विधानसभा। हर विधानसभा क्षेत्र अपनी अलग अलग पहचान, चुनौती और संभावनाओं के साथ विकसित होगा। जुलाई और अगस्त में सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाके जनता से सीधी बातचीत करेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम होंगी और उनको बेसिकली टैग करेंगे। हर 6 महीने में एक रिव्यू की बैठक की जाएगी ताकि हर एक आदमी तक पहुंचा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हर एक किसी इंसान की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारी मीटिंग के जो इंपॉर्टेंट एजेंडे वगैरह थे वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप लोग इनको एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है 5 मेंबर से 7 मेंबर वाला, जरूरी है आप लोगों को याद करना है। और इसके अलावा ईवी व्हीकल वाला जो है ना आपका, वो भी एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। नया सफर योजना है, ये 100% मोटर वाहन टैक्स में और पुराने वाले पे 50% है, तो ये भी आप लोगों को जरूर याद रख लेना है। और इसके साथ साथ ये नई महिला आयोग संशोधन अध्यादेश, इसमें तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी विधानसभा वाला भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसके चलते हुए हर एक विधायक को अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाकर उनसे बातचीत करनी होगी अपने नागरिकों से। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन बनता है वो रहेगा ये, हरियाणा का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम 23 जून 2026 से किस टोल प्लाजा पर लागू कर दिया गया है। ये हरियाणा का तो पहला ही है, देश का चौथा है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा है, करनाल का है ये। इस पे अब आप लोगों को रुकना नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम लोग टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो बीच में 1 या 2 मिनट का स्टॉपेज आता है, कई बार तो लंबा जाम लगा होता है तो ज़्यादा रुकना पड़ सकता है। अब चाहे आप भले 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी भगाइएगा, फिर भी आप लोगों को रुकना नहीं होगा। ये काम कैसे करेगा सर? ये काम करेगा एडवांस ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी से काम करेगा ये। इमेज कैप्चरिंग होगी, एचडी और आईआर कैमरे हर मौसम में वाहन की जो स्पष्ट तस्वीर है वो कैप्चर कर पाएंगे। प्लेट लोकेशन होगी, एआई तस्वीर में जैसे दिखा रखा है ना इस तरीके से, जहाँ से प्लेट है वैसे वैसे ही जो है ना प्लेट की पहचान कर उसे अलग से बेसिकली अलग कर दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करेंगे वैसे इसमें। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होगा और एआई नंबर प्लेट के अक्सर अंकों को डिजिटल टेक्स्ट में बदल देगी। फिर डेटाबेस मैच किया जाएगा, डेटा को वाहन रिकॉर्ड से मिलाकर चालान और चोरी की स्थिति की भी जांच की जा सकेगी। तो हरियाणा का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा है, बस्ताड़ा टोल प्लाजा है। मल्टी लेन फ्री फ्लो है, ये विशेषता ऐसा पहला टोल बनेगा जो पूरी तरीके से बैरियर फ्री होगा, मतलब बिना बूम बैरियर के होगा।
और ये टोल पर कोई गेट या बैरियर नहीं है, वाहन सामान्य गति से बिना रुके चल सकेंगे। सड़क पर लगी जो बेसिकली गेंट्री है उस पे लगे स्कैनर है, ये फास्ट टैग स्कैन करके सीधे बैंक अकाउंट से टोल राशि काट लेंगे। इस सिस्टम में कैश की कोई भी सुविधा नहीं होगी, सारा भुगतान केवल ऑनलाइन होगा। यह सिस्टम में वाहन की स्पीड कम करने की जरूरत भी नहीं है। ट्रायल में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरने वाले व्हीकल्स को भी सक्सेसफुली ट्रैक किया जा चुका है। तो सिस्टम तो आपका ANPR हो ही गए हैं, ऑटोमेटिक कैमरे लग गए हैं, मतलब एडवांस ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, नंबर प्लेट पढ़ने वाले कैमरे, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, और इसके अलावा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लिडार जो सेंसर्स हैं, एक्सेल डिटेक्टर्स हैं, ये सब कुछ गाड़ी कार की व्हीकल्स को मूवमेंट को पहचानने के लिए हैं। अब बिना फास्टैग या बिना बैलेंस वाले व्हीकल का क्या होगा सर? तो अगर किसी गाड़ी में मान लो फास्टैग नहीं है या उसमें पैसे ही नहीं है, तो कैमरे नंबर प्लेट स्कैन तो करेंगे, लेकिन वाहन मालिक के जिसका भी गाड़ी, जैसे मान लो मेरी गाड़ी गुजर रही है, मेरे व्हीकल, मेरे फास्टैग में पैसे नहीं है, या हो सकता है फास्टैग ही नहीं लगा हुआ, या हो सकता है कुछ मैंने नंबर प्लेट के साथ गड़बड़ कर रखी है, तो मेरे पास में ई नोटिस आएगा, मुझे 72 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर मैंने 72 घंटे तक, मतलब 3 दिनों तक पैसे नहीं पे किए हैं, तो 100 रुपये का मान लेते हैं कि मेरा जो बनता था फास्टैग मुझे पे करना था, वो डबल हो जाएगा, 200 रुपये प्लस में फ़ाइन भी मेरे को पे करना पड़ेगा साथ के साथ में। तो टोल राशि दोगुनी होगी और अलग से फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। लंबे समय तक अगर मान लो नहीं किया, डिफॉल्टर हो गया, तो उसको क्या किया जाएगा, तो गाड़ी का फास्टैग ही ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और साधन से जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी सेवा है उन सब पे रोक लगा दी जाएगी। नंबर प्लेट से अगर मान लो किसी ने छेड़छाड़ की है, अगर मान लो कोई बिना नंबर प्लेट या नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करके निकलता है, तो सिस्टम उसे पकड़ लेगा और सीधे RTO के माध्यम से उसका चालान होगा। इसे टोल चोरी जो है ना रुक जाएगी और इसको ई चालान उसके घर पे भेजा जाएगा। लोकल जो 20 किलोमीटर के दायरे में, उनको 350 रुपये हर महीने के देने होंगे, और ये बेसिकली अपने मतलब कितनी भी बार ट्रिप पर उनको सुविधा मिल जाएगी। और केवल पर्सनल व्हीकल्स के लिए लोकल पास की सुविधा होगी। प्राइवेट व्हीकल्स मतलब लोकल पास की सुविधा केवल प्राइवेट व्हीकल्स को मिलेगी, कमर्शियल व्हीकल्स को नहीं मिलने वाली है। ये एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड और बाकी गवर्नमेंट की जो भी ऑथोराइज्ड गाड़ियाँ, उनको तो कोई भी ई नोटिस नहीं जाएगा, वो बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। फायदे तो इसके यही हैं कि फ्यूल की बचत हो जाएगी, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, लेकिन नुकसान भी है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं, तो लोगों का रोजगार भी तो चला जाएगा, है ना। भारत में अब तक 3 कौन कौन से हैं सर? सबसे पहले 1 मई 2026 की शुरुआत हुई थी, चौरियासी टोल प्लाजा है गुजरात का एक, वहां पे सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। मल्टी लेन फ्री फ्लोट जो टोल प्लाजा है चौरियासी गुजरात का। दूसरा मुंडका जो बक्करवाला टोल दिल्ली वाला है ना उसमें, और तीसरा दौलतपुर टोल प्लाजा है जो राजस्थान का है। तो पहला गुजरात का चौरियासी, दूसरा मुंडका दिल्ली का, और तीसरा जो है ना दौलतपुर टोल प्लाजा। 3 है हमारे भारत में स्टार्ट किए जा चुके हैं। अभी दौलतपुर वाला तो 19 जून को ही स्टार्ट हुआ था। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव जो है उनको हटा दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनको हटाया है, नाम है इनका सुषमा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कारण नहीं बताया, लेकिन राज्यपाल जी ने लोक भवन से ऑफिशियल लेटर जारी करके इनको हटाया है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव जनरल सेक्रेटरी सुषमा गुप्ता को उनके पद से हटाया है। ये आदेश जारी किया है हरियाणा के गवर्नर जी ने। असीम कुमार घोष इनका नाम है। और इसके अलावा जो है इनकी जगह पे अभी तक हालांकि किसी को अपॉइंट भी नहीं किया गया है। सुषमा गुप्ता को 18 जुलाई 2024 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति तत्कालीन उस समय के गवर्नर थे बंडारू दत्तात्रेय जी, उनके द्वारा की गई थी। इनकी 3 साल के लिए थी। अभी इनका कार्यकाल वैसे 1 साल 1 महीना, तकरीबन 13 महीने का कार्यकाल बाकी था। और ये जो बोर्ड है इसका नाम क्या है? इसका बोर्ड का नाम है हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है। इसमें एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री की पत्नी ही होती है इसके अंदर। वैसे लंबे टाइम से पोस्ट खाली भी थी, क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री जी की पत्नी नहीं थी तो ये पोस्ट खाली थी। अब तो खैर है ही पत्नी। इसका काम क्या है सर? ये परिषद बच्चों के कल्याण के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए काम करता है ये। तो सुषमा गुप्ता जी मूल रूप से फरीदाबाद की रहने वाली हैं, ध्यान रखना। और ये हरियाणा रेड क्रॉस की वाइस चेयरपर्सन भी रह चुकी है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड हरियाणा स्टेट ब्रांच फरीदाबाद से भी लंबे समय तक ये जुड़ी हुई हैं।
तो हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर में मेन तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो तो ध्यान रखना हरियाणा के गवर्नर ही होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे रेड क्रॉस में भी प्रेसिडेंट यही है। इसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और के साथ साथ जो ना चीफ मिनिस्टर तो हैं ही हरियाणा के, वो तो मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट और जो इनकी पत्नी होगी अध्यक्ष, और इसमें उपाध्यक्ष वाली पोस्ट है ये वाले। ये गवर्नर हरियाणा गवर्नर भी हैं और प्रेसिडेंट भी है। इसमें ये वाइस प्रेसिडेंट है और चीफ मिनिस्टर तो है ही हैं। इसके अलावा ये वाइस प्रेसिडेंट होगी और इसके अलावा सेक्रेटरी सुषमा गुप्ता जी, अब इनको हटा दिया गया, तो ये पोस्ट पे अभी है नहीं आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो पोस्ट आपके पास में कुछ इस तरीके से है, ये एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट जिनको बोला करते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, वो है मुख्यमंत्री है। एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट है वो हरियाणा की मुख्यमंत्री की पत्नी ही होएगी, ठीक है। ध्यान रखना ये एक्स ऑफिशियो वर्ड जरूर याद रखना। पदेन अध्यक्ष जिनको बोलते हैं, ओवरऑल प्रेसिडेंट जो है ना वो राज्यपाल रहते हैं। ये बना कब था सर बोर्ड? ये बना था 1 अप्रैल 1971 को बना था। ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के चलते हुए रजिस्टर किया गया था। एक गैर सरकारी लेकिन सरकार के द्वारा समर्थित स्वैच्छिक वॉलेंट्री संगठन है ये। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर न्यू दिल्ली की हरियाणा शाखा के रूप में काम करता है ये। इसमें बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है ना, मेन तो जो संरक्षक है वो राज्यपाल ही इसके होते हैं। एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट अभी बताया मैंने जैसे कि मुख्यमंत्री होते हैं। एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट कौन होती है इसकी, तो वो मुख्यमंत्री की पत्नी होती है। और जनरल सेक्रेटरी यह पद परिषद के सभी प्रशासनिक और जमीनी कार्यों के संचालन के लिए इन्हीं का ही काम होता है, जिनके पद से अभी सुषमा गुप्ता को हटाया है। और इस बोर्ड का काम क्या है सर? ये बाल भवन का संचालन, जैसे हरियाणा के अंदर जितने भी बाल भवन है जो बच्चों के शारीरिक मानसिक और क्रिएटिव विकास के लिए काम करते हैं ना, जितने भी बाल भवन मिनी बाल भवन हो गए, बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, पेंटिंग सिखाना, डांस या क्राफ्ट जैसी एक्टिविटी सिखाना, ये सब इसी के अंडर चलते हैं। अनाथ और बेसहारा बच्चों का संरक्षण है, जैसे जिन बच्चों का कोई माँ बाप नहीं है, कोई सहारा नहीं है, ये शेल्टर्स होम चलते हैं, ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चलते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर चलते हैं, वो सारे इसी के अंदर ही आते हैं आपके। जो क्रैच चलती है, जितने भी गरीब बच्चे हैं या जो महिलाएं काम करती है, एग्जाम्पल से किसी बड़ी बिल्डिंग में कोई 2-3 साल का प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल बन रहा है या कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रही है, तो वहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। जब महिला तो काम करने चले जाएगी, दिन भर में बच्चों की देखभाल के लिए क्रैच बनी होती है ऐसे, तो उन क्रैचेस के अंदर बेसिकली वो जितने भी वो क्रैच चलाई जाती है, क्रैच सेंटर जो होते हैं ना, वो क्रैच सेंटर इसी के अंदर ही काम करते हैं। नशा मुक्ति है, अब कोई बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, और जो हो सकता है कि अपने रास्ते से भटक के और नशा करने लग गई हो लड़की कोई, पुरुष भी करते हैं महिलाएं भी करती है, तो उनको मतलब फैमिली काउंसलिंग सेंटर पे, नशा मुक्ति केंद्र पे उनको हेल्प की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तरीय बाल महोत्सव भी है, बच्चों में छिपी हुई कला को बाहर निकालने के लिए बाल महोत्सव आयोजन करवाया जाता है। अपनी जान पे खेल के जिन बच्चों ने दूसरों की जान बचाई है उनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जो बाल पुरस्कार दिए जाते हैं ना, उनमें सिलेक्शन करवाने के लिए ये मेन बोर्ड यही है। इसके अलावा जो बच्चों के अधिकार हैं, बच्चों से बलात्श्रम करवाया जाता है, चाइल्ड लेबर करवाया जाता है, बच्चों का शोषण होता है, तो उनको रोकने के लिए, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना, वो भी काम इसी का ही है एक्चुअली, ठीक है। हरियाणा में मेट्रो विस्तार योजना के तहत बहादुरगढ़ से किस स्थान तक मेट्रो लाइन बढ़ाने के लिए डीपीआर की तैयार की जा रही है? तो ये आसोदा झज्जर तक मेट्रो लाइन बढ़ जाएगी। बहादुरगढ़ से आसोदा जिला झज्जर तक बढ़ाया जाएगा। बहादुरगढ़ वैसे झज्जर का ही पार्ट है, ग्रीन लाइन से ये जोड़ा जाएगा इसको। और हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है इसके थ्रू ये काम करेगा। इस लाइन के विस्तार के लिए हरियाणा सरकार ने साल 2023-24 के बजट में इसकी चर्चा की थी, घोषणा भी की थी वैसे। और अब ये मतलब इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि इसको आगे एक्सटेंड किया जा सके। 6 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से ये 6 नए मेट्रो स्टेशन में आपके जैसे सांखोल है, उद्योग नगर है, HSIIDC है, जाखोदा है, इसके अलावा HPCL है, आसोदा है, यहाँ तक मेट्रो स्टेशन जो है ना बनने वाले होंगे। ठीक है, आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि किस राजपूत गुज्जर वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? बता देना इसके बारे में विस्तार से। सेशन कैसा लगा बताना जरूर। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।